बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने तीन चीज़ें रखना चाहता हूँ, तीन बड़ी पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उस पर मैं चाहता हूँ यूँ कि डिस्कशन हो। नंबर वन, क्या कोर्ट्स को चाहिए कि वो ख़ुद फैसला कर लें और ख़ुद फैसला करके बता दें कि क्या बात होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, और वो बेहतर नहीं होगा बजाय इसके कि पैमरा या किसी और बॉडी को सामने रखा जाए और वो हमें गाइडलाइंस दें। क्योंकि हम चाहते ये हैं कि पैमरा जब तक एक आज़ाद इदारा नहीं बनता, जो कि हम चाहते हैं, जो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि जनाब एक आज़ाद इदारा बने पैमरा, उसके बाद ये गाइडलाइंस अगर पैमरा दे तो मेरे ख्याल में सब उससे इत्तफाक करेंगे। लेकिन अभी कोर्ट्स को चाहिए कि वो ख़ुद फैसला करें और ख़ुद बताएं जनाब कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, किस चीज़ पे बात होनी चाहिए, किस चीज़ पे बात नहीं होनी चाहिए। और जो लोग सुल्तान राही बन के, कुछ सियासतदान, सबकी बात नहीं करा, कुछ सियासतदान जो सुल्तान राही बनते हैं और अदालतों का एहतराम नहीं करते और जजेस का एहतराम नहीं करते, उनके लिए कोर्ट्स को चाहिए कि वो ख़ुद फैसले करें या कोई और हमें गाइडलाइंस दे। नंबर वन, एक तो इस पे मैं बात करना चाहूँगा। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा जनाब कि जस्टिस हजरात जो हैं वो क्या, उनको कैसे लेके चलना चाहिए सारी चीज़ों को, क्योंकि जस्टिस हजरात जो है, अब तो खैर टाइम्स हैव चेंज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, सोशल मीडिया आ गया है, और उसके साथ साथ जनाब कोर्ट्स के अंदर जब सियासी कोई चल रहे होते हैं केसेस, तो कोर्ट्स के अंदर से रिपोर्टिंग भी होती है। सो इन सारी चीज़ों को हैंडल कैसे करना चाहिए? क्या लाइव रिपोर्टिंग की इजाज़त दे देनी चाहिए ताकि जो मुश्किलात है या जो मिस रिपोर्टिंग होती है, या जो लोग अदालत के अंदर बैठ के, कुछ सियासतदान अदालत के अंदर बैठ के भीगी बिल्ली बने होते हैं, बाहर निकल के वो फिर एकदम जनाब ऐसे छाती निकाल के बात कर रहे होते हैं मीडिया के सामने, क्या उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए लाइव रिपोर्टिंग होनी चाहिए, या कोई ऐसा ऑर्डर पास कर देना चाहिए कि जब तक केस चल रहा है उस वक़्त तक ना तो मीडिया उस पर डिस्कशन करे, जो कि सब जुडिस केसेस है, ना तो मीडिया उस पर डिस्कशन करे और ना उसकी रिपोर्टिंग हो। फैसला आ जाए तो फिर जो मर्ज़ी करता रहे कोई, लेकिन उससे पहले क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं। नंबर तीन, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, और नंबर तीन मैं इसलिए इसको लेके आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर जानें और ज़रूर समझें कि हाइब्रिड वॉर क्या है। पाकिस्तान इस वक्त हाइब्रिड वॉर का शिकार है, हाइब्रिड वॉर हम पे मुसल्लत कर दी गई है। हाइब्रिड वॉर होती क्या है, हाइब्रिड वॉर किस तरीके से लड़ रहे हैं हम लोग, और हम इसमें से कैसे इंशाअल्लाह ताला इसमें से कामयाब होकर निकलेंगे, इसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब इसको बड़ी डिटेल में बता भी चुके हैं। मैं उस पर भी डिस्कशन करना चाहूँगा। सो पहले चाहूँगा कि मोहम्मद मालिक साहब से बात कर ली जाए, और उसके बाद मैं जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से भी बात करना चाहूँगा, उनसे भी पूछना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं, उनकी क्या इनपुट है सारे मसले में, और हाइब्रिड वॉर के बारे में मैं जानना चाहूँगा और आप लोगों को भी समझाना चाहूँगा। आप लोग भी हाइब्रिड वॉर के बारे में समझें, और मैं चाहूँगा ये कि जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब आपको बताएं कि हाइब्रिड वॉर है क्या और हम इस वक्त किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। सबसे पहले मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। Sir, praise is all mine. Malik sir, what do you think? What can पैमरा do about all these things? ये जो है यहाँ पे politicians है, कुछ politicians है, they want to become more loyal than the king. एक तो उनके लिए क्या होना चाहिए और पैमरा क्या कर सकता है और हम लोग क्या कर सकते हैं इस बारे में? राणा साहब, जो तो एक बंदे का नीज रिएक्शन होता है वो कहता है जी बड़ी अच्छी बात है जी, रगड़ दे और जी सख्ती होनी चाहिए, बट वी हैव टू सी द लार्जर पिक्चर कि 4-5 लोगों की वजह से प्रेसिडेंट क्या सेट हो रहा है। आज का जो डिसीजन है ये डबल एज सोर्ड है, सो वी हैव टू लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली। पहली बात तो ये है, एक है इशू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। मेरा ख्याल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो कोर्ट को किसी को पास ऑन नहीं करनी चाहिए ये डिस्कशन कि वो पैमरा करे या फलानी अथॉरिटी करे। जो कोर्ट समझती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो प्योरली उसको उस पर डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए और इसका बोझ अपने कांधों पे लेना चाहिए, अपना बोझ किसी पे ऑफलोड ना करें। बिकॉज देखें, असल चीज ये है कि आज जो फैसला है उसमें कहा कि जी आप नवाज शरीफ को, मरियम नवाज साहिबा को, ये जो 4-5 लोग हैं जो भी कंटेम्प्चुअस स्पीचेस करता है, स्पीचेस ना दिखाएं। पहली बात तो ये है कि व्हाट इज दैट लाइन कि जहाँ पे आप कहते हैं कि ये जो जुमले हैं ये कंटेम्प्चुअस हैं,
ये जो जुमले हैं ये बेइज्जती वाले हैं, या ये धमकी है, और या ये एक एग्रेसिव थी, ये बड़ी फाइन लाइंस हैं। तो हम, और ये फाइन लाइंस फिर इन पे नहीं रुकेंगी, ये फाइन लाइंस कल को आप पे भी लगेंगी, मुझ पे भी लगेंगी, हर बंदे पे लगेंगी। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इस तरह की जजमेंट को, ये जजमेंट एम्बिगुइटी में नहीं चल सकती। अदालत को बड़ी क्लियरली स्पेल करना चाहिए था। मसलन आप और मैं जानते हैं टेक्निकली एक तरीका तो ये है, पेमरा के लिए बड़ा आसान है, अदालत कहती जी आप किसी की भी लाइव स्ट्रीट जो सी है 3 मिनट डिले के साथ दिखाएं, ताकि अगर कोई बहुत ही बड़ी गलत बात है जो एक आम आदमी भी समझ सकता है, एक एवरेज इंटेलिजेंस आदमी का समझ सकता है, उस पर वो चैनल जो सा बीप लगा दे, उसको साइलेंट कर दे, तब तो। लेकिन अगेन उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव बात है कि कौन फैसला करेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे है। मैं छोटी एग्जांपल देता हूँ, नवाज साहब ने तकरीर की, ये 5 लोग कौन होते हैं मेरे खिलाफ फैसला देने वाले, ठीक है ना। अब ये किस जुमरे में आता है? क्या ये धमकी है, क्या ये तौहीन अदालत है, या सिंपली दिस इज बैड पॉलिटिक्स? और आई थिंक ये इतने टेक्निकल फैसले हैं, ये जजेस को खुद करने चाहिए। आई थिंक एक सेफर चीज ये है कि आप टाइम डिले से करवाएं, सबकी स्पीचेस टाइम डिले से करवाएं, 2-3 मिनट की, जो आपको बहुत ही ऑब्नॉक्शियस बात लगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू अर्र ऑन द साइड ऑफ कॉशन, वहां पे आप बीप लगा दें और फिर उसको आगे डील करें। लेकिन ये जो बात आई कि 15 दिन तक आप दिखाएं ना, आई थिंक दिस इज वेरी अनफेयर। मैं दोनों ही, हम बहुत सवेयर क्रिटिक्स हैं गवर्नमेंट के, रजीम के, सब कुछ, लेकिन रन अप टू द इलेक्शन में जब पहले ही बहुत इश्यूज हैं, ट्रायल भी चल रहे हैं, इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो अगर आप किसी भी पार्टी की लीडरशिप को बार करेंगे, उनकी तकरीरों को, तो वो किसी और पैराए में देखा जाएगा। तो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। बल्कि होना ये चाहिए, देखें जो मुकदमे चल रहे हैं, मसलन तलाल का चल रहा है, दानियाल का चल रहा है, 1-2 केसेस और चल रहे हैं, कोर्ट को चाहिए उनके फैसले जल्दी करें। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा राना डेट्रीमेंट जो है वो ये है कि अगर कोर्ट की तरफ से मैसेज चला जाए जीरो टॉलरेंस का, जिस तरह निहाल आशफी साहब ने किया, सजा मिली, बाहर आके फिर उन्होंने एक बेहुदा बात की, उनको बुला के जो उनके साथ कोर्ट में हुआ वो सजा से भी बदतर था। एंड वो माफी मांग और मिन्नतों पे आके उसके बाद उनकी आवाज नहीं आई। और आपने देखा कि जब से निहाल आशफी की सजा हुई है और उसके बाद सेकंड टाइम उनको बुलाया गया, ये बाकी भी चीता सारे बड़े चुप हो गए। आपको वो एग्रेशन नजर नहीं आ रही। सही। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो है ना डिटरेंट, वो ये है कि जो इंडिविजुअल करता है आप उसको बुला के सजा दें, बजाय इसके कि आप ये डबल डेकर क्लॉजेस में जाएं और ये ब्लैंकेट आप एम्बार्गोज लगाएं, ये फिर चीजें ग्रो करती हैं। और मैं एज ए जर्नलिस्ट, एज एन एनालिस्ट, एंड आई एम श्योर यू एज ए जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, आई डोंट वांट कि कोई ग्रेड 18 का अफसर बैठा पैमरा के अंदर, या ग्रेड 18 का अफसर बैठा हुआ, या जूनियर रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो फैसला कर रहा हो कि किसने क्या कहना है। जजेस और चीज है, बेंचेस और चीज है, लेकिन उसके नीचे जो फंक्शनल लेवल के लोग हैं, मैं उन पर किसी कीमत पे तैयार नहीं हूँ कि मैं ये राइट टू स्पीक, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी को करा दूँ, चाहे वो कोर्ट के लिए काम कर रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हो। सो एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी, मैं आप ही की बात रिपीट करूंगा मालिक साहब, कि आप ये कह रहे हैं जनाब कि जो डिसाइड करना है कोर्ट आपे करे, ठीक है, बजाय इस दे कि जनाब वो किसी और की कोर्ट में बॉल फेंक दे, खुद डिफाइन कर दे। अपना बर्डन उठाएं जी, कैरी योर ओन क्रॉस। अगर आप समझते हैं कि बंदा गलत बात कर रहा है, आप उसको बुलाएं, उसका फैसला जल्दी करें, बजाय कि आप 4-4 महीने ना चलाएं फिर कंटेम्प्ट का केस। अगर आज मैंने तकरीर बेहुदा किया, रिकॉर्डिंग मंगवाएं, टेक मी टू द क्लीनर्स, डिसाइड माय केस विद इन 3 वीक्स और 2 वीक्स। आप देखें 4 कन्विक्शंस होंगी, या आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कुछ और। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी मालिक साहब। माय प्लेजर। मालिक साहब जी मेरे साथ मौजूद थे, और मेरे ख्याल में बड़ी कन्विंसिंग बात है मालिक साहब की, और वो ही इज़ वेरी राइट कि बजाय इसके कि जनाब कोई पैमरा में बैठ के कोई 18 ग्रेड का या 17 ग्रेड का अफसर बैठ के हमें बताए कि हमने क्या करना है, ये जर्नलिस्टों ने क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, इसके बजाय बेहतर ये है कि कोर्ट जो है वो ख़ुद डिफ़ाइन कर दे जनाब कि क्या बात सही है और क्या गलत है। और दूसरी एक बड़ी अच्छी बात है, वैसे नॉर्मली TV चैनल्स करते हैं, और वो ये है कि 2-3 मिनट का डिले करके दिखा दें और ख़ुद असेस कर लें कि क्या बात है जो करनी चाहिए, जो दिखानी चाहिए और या नहीं दिखानी चाहिए, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो यहाँ पे गलत कही जा रही है अबाउट द जजेस और अबाउट द कोर्ट्स, उस पर
ख़ुद असेसमेंट भी कर ली जाए तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि कोर्ट जो है दूसरों को आगे करे। कोर्ट को चाहिए कि वो खुद डिसीजन ले और ख़ुद बताए कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं। और जो लोग समझते हैं कि हम ये इस वॉर से नहीं गुजर रहे, मेरे ख्याल में वो दे आर रोमिंग इन द फूल्स पैराडाइज। उनको नहीं पता कि वो क्या हो रहा है इस वक्त मुल्क में, और उसकी निशानदेही करना प्रोफेशनली, मॉरली और एथिकली मेरा फ़र्ज़ बनता है। इसकी निशानदेही मेरे से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कर चुके हैं और वो बता चुके हैं कि जनाब हमारा मुल्क जो है वो एक हाइब्रिड वॉर से गुजर रहा है। अब हाइब्रिड वॉर होती क्या है? हाइब्रिड वॉर एक समझने की ज़रूरत है। मैं आम लफ्ज़ों में कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लेन करने की, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब उसको एक्सप्लेन कर दें। लेकिन मुझे जो थोड़ी बहुत समझ आती है एज अ स्टूडेंट ऑफ DSS, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है जनाब कि आपके ऊपर ऐसी सैंक्शंस लगा दी जाती हैं, मिलिट्री के सैंक्शंस लग जाएंगे, आप पे इकनॉमिक सैंक्शंस लग जाएंगे, आपके अंदर टेररिज्म फैला दिया जाएगा, मर्सनरीज़ को इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, इंगेज कर दिया जाएगा। फिर उसके अलावा आप टेररिज्म का शिकार हो जाते हैं। फिर उसके अलावा आपके अंदर एथनिक किस्म की इश्यूज़ खड़े कर दिए जाते हैं, और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई जाती है थ्रू मीडिया। सो ये सारी चीज़ें मिल के, ये सारी चीज़ें जो है ये एक हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है। और जिस तरीके से रुथलेस वॉरविंग हुई है पिछले कई सालों से, उनको वापस करने का तरीकाकार हमारे पास कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वॉरविंग होती रही, इस तरह होती रही जैसे पता नहीं कल आनी नहीं। सो एनीवेज, ये सारी जो रुथलेस वॉरविंग हुई ये भी हाइब्रिड वॉर का एक हिस्सा है। सो ये सारी चीज़ें मिला के एक मजमूआ है जिसको सामने अगर रखा जाए तो ये हाइब्रिड वॉर है जिसको हम फेस कर रहे हैं। और हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं और बड़े गज वज के उसमें इन्वॉल्व होती है। ये सारी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। सो वी आर फेसिंग हाइब्रिड वॉर। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या इस हाइब्रिड वॉर से हम निकल सकेंगे, इस जंग को, हाइब्रिड जंग को हम जीत सकेंगे, और अगर जीतना है तो कैसे जीतना है, और अगर इसको हम इसमें से कामयाबी से निकलना है तो कैसे निकलना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं और कह चुके हैं कि उन्हें पता है, ये मत समझे लोग, ये दुनिया मत समझे कि हम हाइब्रिड वॉर का शिकार नहीं है। हमें पता है कि हम हाइब्रिड वॉर का शिकार हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा ये कि उसको मज़ीद थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखूँ ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला मेरे लिए। मैं चाहूँगा ये कि आप मज़ीद समझा सकें व्यूअर्स को, मुझे, कि हाइब्रिड वॉर है क्या जिसका हम शिकार हैं। हाइब्रिड वॉर जो चल रही है इस वक्त मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो क्या है और उसमें से हम कैसे निकल सकते हैं। ये राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक्सपर्ट कहा। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं भी। सर मैं भी ये जिस वॉर की आप बात कर रहे हैं, जी, तो ये इवॉल्व हो रही है। जी सर। सादा लफ्ज़ों में अगर आप समझना चाहें तो जब से ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आए हैं जी, और आपस में डायरेक्ट जंगों से जानी और माली नुकसान का अंदेशा बहुत बढ़ गया है जी, तो अमेरिका जैसे मुल्कों ने जो अपने मुस्तकबिल की बड़े दूर से प्लानिंग करते हैं, उन्होंने, चूँकि वो दुनिया पे हुक्मरानी उनका एक ख्वाब है, और उस ख्वाब की तकमील के लिए उन्होंने इस जंग को एक नई शक्ल दे दी है, जिसमें आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं या जिसको हम काइनेटिक ऑपरेशंस कहते हैं, वो एक हिस्सा तो है, लेकिन वो बहुत नीचे आता है और उसका रोल शायद बहुत ही कम रह जाता है। कोशिश की जाती है कि टारगेट कंट्री, फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान की बात की, कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे इतना खोखला कर दिया जाए कि पाकिस्तान ना तो अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर सके, ना ही अपने अवाम की कुछ भलाई कर सके, और इस स्टेज पे आ जाए कि जो इर्द गिर्द की ताकतें हैं या जिस तरीके से अमेरिका इस वक्त भारत के ज़रिए इस खित्ते में अपने आप को चौधरी बना रहा है, उनकी तमाम बातों को मनोन तस्लीम करके वही करें जो वो चाहते हैं। और अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान का जोग्राफिया इसकी राह में रुकावट है, तो नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला बेरबूम खाक कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए जाएं। और ये भी कई आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें ब्लड फ्रंटियर्स एक बड़ी मशहूर किताब भी आई थी, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए गए थे कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता को तोड़ा गया तो क्या बनेगा उसका।
अब ये जंग जो अंदरूनी तौर पर मुसल्लत की जाती है मुल्क को अंदर से खोखला करने के लिए, अंदर से कमज़ोर करने के लिए, तो उसमें तकरीबन हर फ्रंट कर आप देखिए उसमें किसी न किसी तरीके से दखलंदाजी होती है। आज आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। सबसे पहले इकनॉमिक्स की सिचुएशन आप देखें कि हमारे इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त वो हो चुकी है कि 90-93 बिलियन डॉलर का कर्जा ले चुके हैं और लेते जा रहे हैं, और इसको वापस करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो है कोई नहीं। तो इकनॉमिकली आप कमज़ोर हो गए। सियासी फ्रंट पर देख लीजिए कि तकरीबन तमाम जो सियासी प्लेयर्स हैं वो ना सिर्फ ही कि आपस में दस्तो गरेबान हैं, बल्कि अपने जो मुल्क के इदारे हैं उनको ढाने के लिए, उनको गिराने के लिए जोर शोर लगाया जा रहा है उसके। ठीक, आप सोशल स्ट्रक्चर में देख लीजिए तो आपके सोशल फैब्रिक जो है अपने मुल्क का, उसको आपकी तालीम में ऐसे दखलंदाजी की गई है कि आपका सोशल फैब्रिक वो कमज़ोर कर दिया गया है। और आहिस्ता आहिस्ता देखिए हमारे मुआशरे में वो बुराइयां जन्म ले रही हैं जिसका हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जिसकी वजह से मुआशरा बजाते मजमूई तौर पर एक तनज़ली का शिकार है। आप मजहब के नाम पे ले लीजिए, हर शख्स एक दूसरे से दस्तक गुरेबान है और इस्लाम के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, आपस में दस्तक गुरेबान है। इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको अपने मादी फ़ायद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप ये भी देख लीजिए, ये भी एक उसका हिस्सा है। तो गज़ के जिस चीज़ को भी आप हाथ लगाएंगे वो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने के लिए क्या क्या हो रहा है। एक और बहुत अहम हिस्सा है जिसमें आप बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं राना साहब, कि आप पाकिस्तान का एक बड़ा मुस्बत इमेज पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बयाने की हम बात करते हैं या माइंड कंट्रोल की बात करते हैं या परसेप्शन बिल्डिंग करने की बात करते हैं, तो अब ऐसे इदारे वजूद में आ गए हैं कि आपका जो डेटा फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पे है, दाएं बाएं, ये सारा कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है। उसको वो इस्तेमाल करते हैं आपके जो मुल्क में एक ऐसे ख्यालात को जन्म देने के लिए जिनका हक़ाइक़ से शायद ताल्लुक ना हो, और दुनिया को इर्द गिर्द ये बताने के लिए। अब पाकिस्तान के बारे में भारत के साथ मिलकर दुनिया को ये बावर करा दिया गया है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्पॉन्सर्ड कंट्री है, और हाफिज सईद जैसे लोग जिनका इस खित्ते में ख़ासतौर पर अफगानिस्तान या दाएं बाएं दहशतगर्दी में कोई ताल्लुक नहीं है, यूएन के जरिए इन पर सैंक्शन लगवा दी गई है, पाकिस्तान को मजबूर कर दिया गया पाकिस्तान उसको माने। तो आप ये देखें कि मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, एक ख़ास तबका उसको सपोर्ट किया जा रहा है जो पाकिस्तान के बयानिए को, अगर कोई है, वो हमारी कमज़ोरी ये है कि हम आप जैसे दूसरे चार दोस्तों के अलावा पाकिस्तान का बयानिया तरतीब दे के उसको फैलाने की हम कोशिश नहीं कर रहे। दुश्मन का जो बयानिया है उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे अंदर से वो लोग खड़े कर दिए गए हैं जो कहलाते इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी अपनी सोच नहीं है। ये अपनी सोच वाले वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ सिंसेरिटी है, जिनकी जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं, बेहतरी के लिए बात करते हैं, पाकिस्तान की खामियों की निशानदेही करते हैं। लेकिन जब आप ये एक टारगेटेड इदारा हो और टारगेटेड इदारों के पीछे आप पड़ जाएं, तो फिर आपको नजर आता है कि ये एक बयानिया किसी और का है, पाकिस्तान का नहीं है। अब रिसेंट एग्जांपल देख लीजिए, ये जो पश्तीन खान साहब को आए हैं कहीं से, पीटीएम एक मूवमेंट चली है, कराची में एक बच्चा शहीद कर दिया गया, जुल्म था, पूरे पाकिस्तान ने उस आवाज़ उठाई, और ये मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा आवाज़ पंजाब से उठी। वो किसी पुलिस वाले ने किसी जिस घर से भी किया, उसको लेके इसको पूरे पाकिस्तान में पश्तूनों के खिलाफ एक ऐसी जद्दोजहद करा दिया कि पाकिस्तान की फौज पश्तूनों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। फौज का और उस नौजवान नकीब के कोई ताल्लुक नहीं था जिस बेचारे को जिस शहीद किया गया, बल्कि चीफ आर्मी साहब देखो उनके घर भी गए, उनके बच्चों को प्यार भी करते हुए नजर आए। तो फौज तो जो कर रही है वो इस मुल्क के लिए कर रही है, और जो रेल पश्तून हैं उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जिन पश्तूनों को सामने लाया जा रहा है ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में, अब फाटा की जो इंजमाम की बात हुई तो इन लोगों ने उसकी मुखालफत की। पाकिस्तान में एक नया टर्म इस्तेमाल शुरू हो गई कि अफगानिया या अफगान कोई दौर बनाना चाहते हैं। तो गज़ ये कि आप जो भी देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से भी पाकिस्तान को कमज़ोर करने का एक ज़रा सा भी चांस है, दुश्मन उसको इस्तेमाल कर रहा है, और दुश्मन हमारे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। जन साहब, उसमें उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। जन साहब, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। मैं पूछना ही चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें तो हम फेस कर रहे हैं जी, और ये नज़र भी आ रही है। स्टॉक मार्केट देख लें आप, उसको कैसे गड़बड़ किया जाता है, मिलिट्री सैंक्शंस की बात होती है, इसी हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है ये। और आप पे इकनॉमिक सैंक्शंस की भी बात होती है। एक चीज़ आपने भी पॉइंट आउट की
कि जो रुथलेस किस्म की बोरोइंग हम करते रहे हैं उनको पे बैक करने का हमारे पास कोई तरीका कार नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द आई वुड से टैक्टिक्स ऑफ हाइब्रिड वॉर। सो ये भी एक टैक्टिक्स है। और फिर इदारों के साथ लड़ाना, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइक टैक्टिक्स, ये भी पार्ट है, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हाइब्रिड वॉर। ये सारी चीज़ों को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं या कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो जो बदकिस्मती हमारी ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप जिसमें मेन रोल है जिनका इस सारे को कंटेन करना और इसमें जो अल्टरनेटिव नैरेटिव बना के अपने तमाम जो मुल्की रिसोर्सेज हैं उनको लगाना, वो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है। वो अपने सर्वाइवल में हर कुछ करने को तैयार हैं। बेसिकली काम तो ये आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का है कि वो, अगर आपको याद हो, जब ये 16 दिसंबर का इंदौनाक वाक़या हुआ था APS में, तो बड़ा एक हमने करोफर से एक हमने ऐलान किया था, लेकिन हम उस पर कायम नहीं रह सके। अगर आज पाकिस्तान का एक हम नैरेटिव डेवलप करते हैं और पाकिस्तान की तमाम जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपकी कोर ऑफ डिप्लोमेट्स है, आपका मीडिया है, आपके जो इंटेलेक्चुअल हैं जो लिखना जानते हैं, लिखते हैं, जिनको इंटरनेशनली पहचाना जाता है, इन सबको अगर आप साथ मिलाकर एक ऐसा बयानी तरतीब दें जिसमें पूरी कौम उस पर मुत्तफिक भी हो, उसको आगे लेके चले भी। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक इकनॉमिक्स का ताल्लुक है, हम ऑलरेडी एक गड्ढे में हैं। हमें अपने आप को खोदना बंद करना पड़ेगा इस गड्ढे को, और अपना पेट बांध कर, पत्थर बांध कर शायद हमें कुछ गुजारा करना पड़ेगा। वरना जिस तरीके से बोरिंग हो रही है, अगर आज हम अपना डेट कॉल करना शुरू कर देंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। जो चीफ आर्मी स्टाफ ने, अगर आपको याद हो, पिछले साल कराची के सेमिनार में कहा था, दूध मच गया था। तो चीफ ऑफ स्टाफ का कहना बिल्कुल बजा है, और आप भी इससे अभी आज बात कर रहे थे कि जब इकोनॉमिक्स के लिए आपकी इतनी हालत ख़राब हो जाएगी और आपको मुल्क चलाने के लिए बाहर से पैसे चाहिए होंगे, तो फिर आप कहाँ से लेके आएंगे? जब आप लोगों से भीख मांगने जाएंगे, फिर लोग आपसे वो शायद भी मनवाएंगे जो उनकी ज़रूरियात हैं। और देखिए, जितने भी ये आपको चंदा देने वाले मुल्क हैं या इमदाद देने वाले मुल्क हैं या इदारे हैं, वो सब मगरबी ताकतों के कंट्रोल में हैं। तो इसको आपको एक कौमी सतह पर बैठ कर, जिसका फौज को एक हिस्सा होना चाहिए, आपके जो दूसरे इदारे उनको साथ मिलाकर, और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो आला अदलिया है उसको भी अगर साथ हम मिलाने की कोशिश करें, तो वो भी एक गलत इकदाम नहीं होगा कि बैठकर हम एक वाज़े पाकिस्तान का चार्टर डेवलप करके उसको आगे लेके चलें। इसके अलावा अगर हम समझते हैं कि फ़ौज इसका मुकाबला कर लेगी, नहीं कर सकती फ़ौज मुकाबला इसका। अगर हम समझते हैं कि सियासी लीडरशिप अकेला इसका मुकाबला कर लेगी, नहीं हो सकता। अगर हम ये समझते हैं कि किसी एक शख्सियत के साथ ही पाकिस्तान बच सकता है, तो वो भी गलत है हमारे लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी जनरल साहब, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आपने बड़े जजेस पे, जो सिटिंग जजेस होते हैं, चाहे किसी भी कोर्ट के हों, क्या उन पे क्रिटिसिज्म हो सकता है? इसमें मैं ज़रा थोड़ा सा बाइफरकेट करूँगा, लोअर जुडिशरी को भी और हायर जुडिशरी को भी। नंबर 2, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो केसेस जो हैं, जो अभी डिसाइड नहीं हुए होते, जिनके वर्डिक्ट अभी नहीं आए होते, क्या उन पे भी बहस की जा सकती है या नहीं की जा सकती? ठीक है, जो मुझे समझ है, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो समझ आती है बात की वो ये है कि वंस द जजमेंट इज़ देयर, एक जजमेंट दे दी गई है, उस पे तो ठीक है, उसके प्रोज एंड कॉन्स और उसके इफ्स एंड बट्स, और उस जजमेंट को आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जजमेंट से पहले क्या जजेस को अंडर प्रेशर लाने के लिए या जजेस पे क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया जाए या जुडिशरी पे क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया जाए सिर्फ इसलिए कि उनको अंडर प्रेशर कर दिया जाए? क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे साथ जस्टिस शाइक उस्मानी साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपनी राय हमें दे, अपनी इनपुट हमें दे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जस्टिस साहब। जी जस्टिस साहब, जी देखिए, जी प्लीज़ गो अहेड जी। नहीं, आप बोलें, आप उसी सवाल का जवाब चाहिए ना? जी, मुझे इसी सवाल का जवाब चाहिए। जी हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सिस्टम है जुडिशरी का, ये हमने अंग्रेज़ों से अडॉप्ट किया है, कॉमन लॉ सिस्टम जी। और कॉमन लॉ सिस्टम में जो रूल है वो ये है कि जब कोई प्रोसीडिंग्स कोर्ट में हो रही होती हैं तो उसको लैटिन फ्रेजियोलॉजी में सब जुडिस कहते हैं। और जब कोई प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, कंटिन्यू हो रही होती हैं और सब जुडिस होती है, तो उस पर कमेंट नहीं किया जा सकता।
उस पर डिस्कशन नहीं की जा सकती। ये हमेशा से प्रिंसिपल रहा है कोर्ट्स का। लेकिन ये प्रिंसिपल जो बना था उस ज़माने में बना था जबकि सोशल मीडिया नहीं था, टीवी की एंट्रेंस कोर्ट रूम में नहीं थी, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, मैसेजिंग नहीं हो सकती थी। ये उस ज़माने का रूल बना हुआ है और ये फॉलो किया जाता था हमारे मुल्क में। मेरे ख्याल में 5-6 साल पहले तक तो ये 10 साल पहले तक तो फॉलो होता था। लेकिन जब ये चौधरी इफ्तिखार साहब का ज़माना आया और चूँकि वो एक किस्म के, मैं उनको हमेशा कहता हूँ, इलेक्टेड चीफ जस्टिस बन गए वो, तो उस सूरत में वो एकदम से जुडिशरी जो है मंजर आम पे आ गई, जो पहले नहीं होती थी। ठीक। पहले आप जुडिशरी के जजमेंट के मुतालिक अखबार में पढ़ लेते थे या सुन लेते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि कोर्ट में क्या हो रहा है। ये चौधरी इफ्तिखार साहब के ज़माने से ये शुरू हुआ है कि जज जो जर्नलिस्ट हैं उनको कोर्ट में जाने की इजाज़त मिलनी शुरू हो गई और वो वहाँ से बैठ करके, चूँकि मोबाइल फ़ोन्स आ गए थे, मैसेजिंग हो सकती थी, तो जो रिमार्क्स पास करते थे जजेस, वो इससे पहले कि वो दूसरे लोग सुने, वो टीवी की टिकट टेप में आना शुरू हो जाता था। ठीक। तो ये एक किस्म का वायलेशन हो गया प्रिंसिपल सब जुडिस का। उस पर लोगों ने फिर कमेंट करने भी शुरू कर दिए और लेकिन बहसूरत ये कानूनी तौर पे गलत है और मेरे ख्याल में तो कोर्ट्स को ये करना चाहिए था कि एक गैगिंग ऑर्डर पास कर दें, गैग ऑर्डर जिसको कहते हैं, कि कोई रिपोर्टिंग केस की नहीं होगी कि जो कि कोर्ट में चल रहा हो। लेकिन वो किसी ने पास नहीं किया, क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक किस्म की जनरल बात हो गई कि आपके टॉक शोज़ में हर जगह कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके मुताबिक लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी और ये चीज़ आम हो गई। लेकिन ये गलत है और इसको होना नहीं चाहिए। ठीक। ये तो आपके पहले सवाल के जवाब। मैं इस पे एक और सवाल होगा जस्टिस साहब मेरा, ये गैगिंग ऑर्डर जो है, क्योंकि टाइम चेंज हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें आ गई, सोशल मीडिया आ गया, सेल फोन्स आ गए एंड ऑल दिस स्टफ, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। सो ये गैगिंग ऑर्डर क्यों पास नहीं किया जाता जी? मैंने सुना है कि माइट बी रॉन्ग, कि मैंने सुना है कि ये होता ये था कि जो जजेस थे जिन्होंने डिसीजंस देने होते थे किसी भी बारे में, वो ना तो अखबार पढ़ा करते थे ना वो किसी से इंटरेक्ट किया करते थे एज सच, तो वो जब तक डिसीजन दे नहीं देते थे किसी चीज़ का। तो ये गैगिंग ऑर्डर क्यों नहीं आया और क्यों नहीं आना चाहिए? ये देखिए, मैं खुद अपनी बात बताता हूँ। जब मैं जज था तो मैं अखबार नहीं पढ़ा करता था। ठीक। मैं ख़बरें नहीं देखा करता था, क्योंकि उस ज़माने में मीडिया वगैरह इतना पॉपुलर नहीं था, पता नहीं था किसी को। लेकिन गैगिंग ऑर्डर ये तो एक सलूशन है जो कि आजकल मीडिया की वजह से जो कि रिपोर्टिंग हो रही है, इसको स्टॉप करने के लिए और जो प्रिंसिपल सब जुडिस को नाफिज करने के लिए एक गैगिंग ऑर्डर इशू कर देना चाहिए जब भी कोई ऐसा केस कोर्ट के सामने आए जिसकी के सियासी नौयत हो, ताकि लोग, चूँकि लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे। जो प्राइवेट नेचर के केसेस होते हैं उसमें तो सिर्फ वही लोग इंटरेस्टेड होते हैं जो कोर्ट के सामने होते हैं। जो सियासी नौयत के केसेस होते हैं उसमें मेरे ख्याल में सबसे पहला ऑर्डर जो कोर्ट को पास करना चाहिए वो गैगिंग ऑर्डर पास करना चाहिए, ताकि वो चीज़ लोग रिपोर्ट ना कर सकें जब तक ये फैसला ना आ जाए। अब बात यह है कि देखें, चूँकि अब ये जो आपने सवाल पूछा ये क्यों होता है, तो बात यह है कि चूँकि अब ये सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हो गया, हर एक घर में ये चीज़ें होती हैं, लोग भी ट्यून्ड हो गए उस चीज़ को, तो जजेस भी एक किस्म का उनको भी इंटरेस्ट पैदा हो जाता है देखने में कि क्या हो रहा है। और ये चीज़ हर सूरत बंद करनी चाहिए किसी तरीके से। या तो एक इंडिविजुअल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए या कोई रूल पास कर देना चाहिए कि हर इम्पॉर्टेंट केस में, पॉलिटिकल नेचर के केस में एक गैगिंग ऑर्डर सबसे पहले पास होना चाहिए। या एक और भी जस्टिस साहब, एक और चीज़ इस पर, या दूसरा भी एक एंगल हो सकता है इसका, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक लाइव कवरेज जो है वहीं से करवा दी जाए कोर्ट के अंदर से, ताकि वो एक तरीका ये भी होता है कुछ पॉलिटिशियंस का कि अंदर वो भीगी बिल्ली बने होते हैं कोर्ट के अंदर, बाहर आते हैं तो वो सुल्तान राही बन जाते हैं। सो क्या इज़ इट पॉसिबल कि एक कोर्ट की प्रोसीडिंग पॉलिटिकल नेचर का अगर कोई चल रहा है केस तो उसकी लाइव कवरेज की इजाज़त दे दी जाए?
मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप कोर्ट में टेलीविज़न ले आएंगे तो कोर्ट के जो तौर तरीके होते हैं, जिस तरह से जजेस डील करते हैं वकीलों से और जिस तरह से वकील जवाब देते हैं, जो आपस में रिपार्टेज होती हैं, कई दफ़ा तल्ख कलामी भी हो जाती है, रिमार्क्स भी पास होते हैं, क्योंकि ये तो एक डायलॉग होता है ना बिटवीन द बेंच एंड द बार। तो ये कभी बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का होता है, कभी ख़राब भी होता है। तो अगर ये सब चीज़ें मंजर आम पे आनी शुरू हो जाएं और तो उससे फिर मेरे ख्याल में कोर्ट की जो डिग्निटी है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे तो ख्याल में ये चीज़ नहीं लानी चाहिए। यही ख़राब है कि जर्नलिस्ट जाते हैं कोर्ट में और वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं। अब आप कहते हैं कि वो टेलीविज़न कैमराज भी आना शुरू हो जाएँ तो वो तो बहुत ही नुकसानदेह होगा जुडिशरी की डिग्निटी के लिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो अभी जो डिसीजंस आ रहे हैं जी, उसमें गैगिंग ऑर्डर की आप फेवर में हैं, लेकिन लाइव कवरेज अगर दे दी जाए, क्योंकि लाइव कवरेज से एक फ़ायदा तो ये है कि जनाब जो मिस कोट होती हैं चीज़ें या जो परसेप्शन गलत बनाया जाता है वो अवॉइड हो जाएगा और जो हकीकत है वो लोगों के सामने आ जाएगी। उससे लाइव कवरेज से ये फ़ायदा हो सकता था, लेकिन आप उस चीज़ की मुखालफत करते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि वो मेरे ख्याल में डिग्निटी, कोर्ट की डिग्निटी के कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी कोर्ट की। जी बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़ा सा हम देख रहे हैं जस्टिस साहब के इश्यूज़ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इश्यूज़ जो बढ़ते जा रहे हैं वो ये बढ़ते जा रहे हैं कि आई वुड से कि डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई जाती है। उसको कैसे, उसको सिर्फ गैगिंग ऑर्डर ही ख़त्म कर सकता है या इज़ देयर एनी अदर वे ऑल्सो? जी नहीं, गैगिंग ऑर्डर इज सफिशेंट। अगर एक दफ़ा कोर्ट केस शुरू होने से पहले कह दे कि कोई प्रेस में इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी और अगर रिपोर्टिंग होगी तो इट विल बी पनिशेबल, तो फिर कोई भी नहीं करेगा, वो मामला वहाँ रुक जाएगा। और यही एक तरीका है उसको रोकने का। ये जो जस्टिस साहब, ये जो थ्रेट्स दी जाती हैं ये जुडिशरी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जुडिशरी को थ्रेट्स मिलती हैं या फॉर दैट मैटर जजेस को थ्रेट्स मिलती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए एक चीज़ मैं आपको समझा दूं कि एक जज का काम जो होता है वो बहुत ही मुश्किल काम होता है, चूँकि वो फैसले करता है और फैसला हर एक आदमी नहीं कर सकता, और जब फैसला होता है तो एक के हक़ में होता है, एक के ख़िलाफ़ होता है। वो किसी को फांसी दे दी जाती है, किसी के साथ कुछ और हो जाता है, किसी की प्रॉपर्टी छीन ली जाती है, हज़ार चीज़ें होती हैं जो कि आम तौर से जिनके ख़िलाफ़ फैसला होता है वो नहायत नाराज़ होते हैं जज से और हमेशा जजेस को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये हमेशा होता रहा है, होता रहेगा, ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये ह्यूमन नेचर है। तो इस वजह से ख़ास तौर से हमारी सोसाइटी जिस तरह की है, जिसको कि आप सही मानों में सिविलाइज सोसाइटी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे मुल्क में बात बात पर लोग लड़ने मरने के लिए